हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और हम लोग दोस्तों देख रहे थे एलडीसी के अंतर्गत गणित विषय का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ्स की क्लासेस। हमारा पहला टॉपिक जो हमने कवर करा था वो गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण और दो चरों वाली जो रैखिक समीकरणें थी, द्विघात समीकरण और लघुगणक के बारे में बात करी थी। उसके बाद में मैं एक क्लास लेकर के आया था जिसके अंदर मैंने बताया था एक बिंदु पर बनने वाले जो कोण और रेखाएं होती है उन सभी के बारे में, जिसमें हमने एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, एक बिंदु, एक रेखाखंड, एक रेखा, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में बात करी थी। आज दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और जो समरूपता होती है उसके बारे में, यानी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अपन बात करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज का सेशन करते हैं शुरू। तो दोस्तों, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। जैसे कि पहली जानकारी आपको बता दूं कि त्रिभुज दिखता कैसा है। तो त्रिभुज आपको जो है इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, हाँ भाई, पता तो होना चाहिए कि त्रिभुज आखिर है क्या। ये है अपना त्रिभुज। इस त्रिभुज के तीन शीर्ष है, ए, ये बी, ये सी। तो इन तीनों शीर्षों पर बनने वाले जो कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा एक सेकंड शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, ये ऊपर की स्पेलिंग भी शिफ्ट करेगा क्या? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बस। अब देखिए, अगर मैं इस BC भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और D बिंदु तक जाता हूँ तो ये जो एक बाहर की ओर एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो बाहर की ओर एक एंगल बनेगा, मान लो ये थीटा एंगल है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम एक भुजा बढ़ाते हैं, उस भुजा को बढ़ाने पर एक कोण बनेगा। इस कोण को हम कह रहे हैं बहिष कोण। ये क्या कहलाएगा? बाह्यिक कोण। बहिष कोण का मतलब वही बाह्य कोण। ठीक है, तो ये है अपना क्या? बहिष कोण। यानी कि बहिष कोण को क्या कहेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा ही दोस्तों आपके अंदर बने हुए अंतः कोणों से क्या होगा? बड़ा ही होगा। ये जो अंदर अंतः कोण बने हुए हैं ना, ये ए, ये बी और ये सी, इन अंतः कोणों से बड़ा ही होगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये है आपके कि जो एंगल ACD है, जो बहिष कोण है, उसका मान बड़ा ही होगा। किससे? इसका मान बड़ा ही होगा आपके एक तो BAC एंगल से, और ऐसे ही आपका ये बड़ा होगा एंगल ABC से भी। समझ में आ गई बात? यानी जो इंटीरियर एंगल है उनसे बड़ा ही होता है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चीज़ याद रखना। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यानी AB प्लस अगर हम BC करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा ही होता है AC से। ऐसे ही AB प्लस AC करते हैं तो वो ज़्यादा ही होता है BC से, और ऐसे ही BC प्लस AC करते हैं तो वो ज़्यादा ही होगा AB से। ठीक, ये तो हुआ योग की बात। इसी के अंदर याद रखना कि आपका AB माइनस अगर आप BC करते हैं, यानी दो भुजाओं का अंतर लोगे तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा? कम ही होगा। तो AB माइनस अगर हम AC करते हैं तो वो लेस देन आएगा BC, और ऐसे ही अगर हम BC माइनस AC करते हैं तो वो लेस देन आएगा AB से। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी AB प्लस BC करेंगे तो ग्रेटर देन AC, AB प्लस AC करेंगे तो ग्रेटर देन BC, AC प्लस BC करेंगे तो ग्रेटर देन AB,
और अगर हम बात करें अंतर की, तो दो भुजाओं का अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है, वो सदैव तीसरी भुजा से जो है क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। यानी ए बी माइनस बी सी करेंगे तो वो लेस देन ए सी होगा, ए बी माइनस ए सी करेंगे तो लेस देन बी सी होगा, बी सी माइनस ए सी करेंगे तो लेस देन ए बी होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए त्रिभुज के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में। सर्वांग क्षमता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है सर्वांग क्षमता, कितने सर्वांग क्षमता के नियम हैं, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम यहाँ पर ले रहे हैं दो त्रिभुज। कितने ले रहे हैं? दो त्रिभुज ले रहे हैं। मान लो ये है अपना एक त्रिभुज और ऐसे ही ये एक और अपना है त्रिभुज। ठीक है, ये दो त्रिभुज है। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा सा, ये रहा और ये रहा। अब इनका नामकरण करते हैं। तो मान लो ये है अपना ए, ये है बी शीर्ष, ये है सी। ऐसे ही ये है डी, ये है ई और ये है एफ। अपने पास में दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और दूसरा डी ई एफ त्रिभुज। ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज यानी आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा लिया है हमने, त्रिभुज लिया डी ई एफ, तो ये दोनों अगर सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, तो जो सर्वांग क्षमता होती है उसका जो चिन्ह है वो ये है। ये किसका चिन्ह है? तो ये चिन्ह है सर्वांग समता का। समझ में आ गई बात? सर्वांग क्षमता का ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? तो बराबर है, और बराबर के ऊपर हल्का सा ऐसे जो है ये आप ऐसे एक रोटेशन वाली लाइन लिखोगे, ये होता है सर्वांग समता का चिन्ह। ये लगा हुआ है तो आप दो त्रिभुजों को क्या कहोगे, एक दूसरे के सर्वांग सम कहोगे, कॉन्ग्रुएंस कहोगे। अब इसके अंदर सर्वांग क्षमता के कुछ नियम हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस के नियम, यानी रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आप अपनी हेडिंग डाल देंगे, इंग्लिश वाले अगर कोई हैं तो रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग क्षमता के नियम। अब जो सर्वांग क्षमता के नियम है दोस्तों, वो टोटल है अपने पास में कितने, तो वो टोटल है अपने पास में 4। कितने हैं? 4, जिसमें पहला आपका आ जाएगा एस ए एस। अब ये एस ए एस क्या है ये बताऊंगा। एस ए एस नियम लिखो या एक्सियोम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्सियोम थोड़ा सा इसको सही करते हैं, तो आप एस ए एस नियम भी लिख सकते हो, और अगर आप एक्सियोम लिखना चाहो तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता है ये लिखा जा सकता है। दूसरा आपके आ जाएगा एस 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 एक्सियोम। ठीक, फिर अपने तीसरा अपन दे देते हैं ए एस ए। ये क्या है ये मैं भी बता रहा हूँ, केवल अभी आपको लिखते जाना है। फिर ए एस ए के बाद चौथा आ जाता है आर एच एस एक्सियोम। क्लियर है? तो ये टोटल 4 सर्वांग क्षमता के नियम हैं। कौन कौन से? तो आपका एस ए एस, फिर है एस एस एस, फिर है ए एस ए, फिर है आर एच एस। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे एस ए एस एक्सियोम की। ठीक, तो आप अपने हेडिंग डालेंगे, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एस ए एस एक्सियोम की। एस ए एस, इस एस ए एस का मतलब है साइड, एंगल, साइड। अगर कोई शुद्ध हिंदी से है तो लिख सकता है भुजा, कोण, भुजा। साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं,
एंगल को कोण कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा SAS एक्सियोम। जब ये SAS एक्सियोम है दोस्तों, तो SAS एक्सियोम के अंदर क्या होगा वो अब लिख लीजिए। तो आपका एक तो AB बराबर हो जाएगा DE, ठीक है। ऐसे ही BC बराबर हो जाएगा EF, तथा कोई भी एक एंगल जो मान लेते हैं हम B, तो ये एंगल B और एंगल E जो है ये इक्वल हो जाएंगे किसके अंदर। तो मैं यहाँ वापस से त्रिभुज बना देता हूँ इन दो त्रिभुजों के अंदर, जिनका हमने नामकरण क्या रखा था। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F। क्लियर है। तो इसके अंदर देखो, ये जो अपनी AB भुजा है और ये DE भुजा मान लो बराबर है। ऐसे ही ये BC भुजा और ये EF भुजा बराबर है, और इनके बीच में एक सेकेंड, अब एक ही लाइन खींचते हैं। इसके अंदर बराबर बताने के लिए एक लाइन, इधर दो लाइन। तो अब देखो, अपन ने साइड ली AB, इधर ली DE, इधर से ली साइड BC, इधर से ली EF। तो इनके बीच में बनने वाला एंगल जो कि इधर बन रहा है B एंगल, तो इधर B अगर एंगल है तो इधर कौन सा एंगल हो जाएगा, इधर एंगल हो जाएगा E एंगल। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो B एंगल इज इक्वल टू E एंगल, AB BC ADE EF। क्लियर है। तो ये अगर इक्वल है तो आप इनको क्या कह दोगे, ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। दूसरा आप लिखोगे, अगर AB जो है वो इक्वल हो जाए DE के ही, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन आ जाए कि AC जो है वो इक्वल हो जाए DF के। तो AC और अगर DF यानी ये वाली ये AC और ये DF इक्वल हो जाएगी, तो इनके बीच में बनने वाला ये जो एंगल है A, तो कोण A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, DE और DF के बीच में आने वाला एंगल F, तो ये एंगल D के इक्वल होगा। ऐसे ही थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, तो थर्ड कंडीशन हो जाएगी BC बराबर, अगर EF दे रखा है और AC बराबर DF है, तथा कोण, अब देखो भाई, जब BC ली है और AC ली है, तो BC और AC और इधर से ली है DF और EF, तो एंगल कौन सा आ रहा है, इधर एंगल आ रहा है C, इधर एंगल आ रहा है F, तो इधर से एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल F के। समझ में आई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो SAS यानी साइड एंगल साइड, कोण भुजा कोण, सॉरी भुजा कोण भुजा, नियम जो है सर्वांग समता का, वो ये कहता है कि आपके पास में कोई दो त्रिभुज है, उन दो त्रिभुजों की कोई भी दो भुजा बराबर होगी और एक एंगल बराबर होगा। ठीक है। जो SAS नियम है ना, उसको बहुत ध्यान से देखो। दो बार S है यानी दो साइड, और एक A है यानी एक एंगल, तो दो कोई भी भुजा और कोई भी एक एंगल, अगर ये तीन दो त्रिभुजों के अंदर सेम दे रखे हो, यानी एक कोण का मान समान और दो भुजाओं का वैल्यू सेम दे रखा है, तो आप उन दोनों त्रिभुजों को क्या कह दोगे, तो उन दोनों त्रिभुजों को हम कह देंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंस कह देंगे। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि सर्वांग समता के पहले नियम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। बाकी इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक। और अब आपको बता दूं कि आगे आने वाले जो नियम है उनके नाम से आप खुद भी पता लगा सकते हैं। जैसे देखो SAS था तो हमने बोला साइड एंगल साइड। अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि भाई दूसरा नियम क्या था अपने, तो दूसरा नियम था SSS। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, और साइड 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 का मतलब भुजा भुजा भुजा।
इसका मतलब क्या हुआ कि दो त्रिभुजों की अगर तीनों की तीनों भुजाएं जो है कंपेयर करने पर बराबर दे रखी हो तो आप उन्हें क्या कह दोगे, उन्हें सर्वांगसम कह दोगे। समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर तो केवल एक ही केस बनेगा कि अगर ए बी भुजा बराबर हो जाए डी ई भुजा के, फिर दूसरा भाई हो सकता है, अरे मतलब दूसरा इसमें क्या बनेगा, इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो ए बी बराबर डी ई हो जाए और बी सी भुजा बराबर हो जाए ई एफ, तथा तीसरा आ जाएगा ए सी बराबर में अगर डी एफ हो जाए। तो देखो ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर में डी एफ, अगर ये हो रहा है मतलब दो त्रिभुजों की भुजाएं जो है तीनों वो बराबर है आपस में, तो आप उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कहते हो। ठीक है, यही है ट्रिपल एस नियम या साइड 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 नियम। थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड रूल है ए एस ए। जैसा कि एस ए एस में था दो साइड और एक एंगल, यहाँ पर हो जाएगा दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड लेंगे, यानी एंगल साइड एंगल। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। समझ में आ गई बात? तो आप इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर भाई तीन एंगल है तो तीन केस अलग अलग लिखेंगे। पहला केस हो सकता है कि एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के और एंगल सी बराबर हो जाए एंगल एफ के, तथा इसके साथ में भुजा बी सी बराबर हो जाए भुजा ई एफ। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि कोण ए बराबर हो जाए कोण डी के और कोण बी बराबर हो जाए कोण ई के, तथा तीसरा हो जाए कि भाई जो इनकी भुजा है ए बी वो बराबर हो जाए भुजा डी ई के। ठीक, नंबर थर्ड पर आ जाता है आपके कि कोण सी बराबर हो जाए कोण एफ के और कोण ए बराबर हो जाए कोण डी पर। ठीक है, और एक भुजा जो बची है, कौन सी बची, ए सी भुजा, वो ए सी भुजा बराबर हो जाए डी एफ के। तो ये आपका तीसरा नियम था जिसे हम कहते हैं कोण भुजा कोण नियम। इसके अंदर क्या होता है कि दो कोई भी कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के और एक भुजा बराबर होती है। ठीक, अगर ये हो रहे हैं तो आप उन दोनों त्रिभुजों को ए एस ए नियम से सर्वांगसम कहोगे। ठीक, चलो अब आपका चौथा है, कौन सा था चौथा, आर एच एस। तो आर एच एस का मतलब है आपके राइट हैंड साइड, या आप ये कह सकते हो राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल वाला जो दो ट्रायंगल होंगे उनकी बात हो रही है, तो आप राइट हाइपोटेनियस साइड भी कह सकते हो। ठीक, मतलब एक तो भाई राइट एंगल आएगा दोनों त्रिभुजों में। ठीक, राइट एंगल के साथ में एक आएगा आपका हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के साथ में कोई भी एक और साइड ले लेंगे, तो ये तीनों तो बराबर हो जाए अगर, तो आप कह सकते हो कि वो दोनों त्रिभुज क्या थे, सर्वांगसम थे। ठीक, इसमें मैं जो है राइट एंगल वाला ट्रायंगल बना देता हूँ। तो ये अपना एक त्रिभुज और एक अपना ये त्रिभुज। क्लियर है? अब ये नामकरण करते हैं, तो ए, ये बी, ये सी, ऐसे ही ये डी, ये ई, ये एफ। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपको सामने ही दिख गया है कि भाई एक तो एंगल बी और एंगल ई, ये दोनों तो 90 डिग्री हो ही गए हैं। अब ये दो तो 90 डिग्री हो ही गए, लेकिन आपका और जो हाइपोटेनियस है वो भी, यानी ए सी बराबर में डी एफ बी हो चुका है। ये दो केस तो दोनों त्रिभुजों के लिए आ गए, लेकिन जो तीसरा है वो साइड है। तो साइड यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बार, तो बी सी साइड को बराबर कर रहे हैं ई एफ के। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि भाई देखो
कोण बी तो बराबर कोण ई के ही रहेगा 90 डिग्री इसलिए, और हाइपोटेनियस ए सी बराबर डी एफ ही रहेगा, लेकिन साइड जो है वो यहाँ हो जाएगी ए बी बराबर में डी ई। समझ में आ गई बात? तो आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो एक तो राइट एंगल आएगा दो त्रिभुजों में, वो बराबर होगा ही होगा, तो एक एंगल बराबर होगा और दो साइड बराबर होगी। ये बेसिकली आपके एस ए एस नियम जो था साइड एंगल साइड, उसी का पूरा एक मतलब स्पेशल केस कह सकते हैं। और ये स्पेशल केस कब है? जब आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो एक एंगल 90 डिग्री बनते ही आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, एक हाइपोटेनियस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि हाइपोटेनियस इक्वली होगा, ए सी बराबर डी एफ कर दिया, ए सी बराबर डी एफ। यहाँ पर जो है आपके क्या हो जाएगा दूसरे वाले केस में भाई, आपका डी एफ के इक्वल हो गया, और बी और ई एंगल 90 डिग्री है। ये दो चीज़ तो फिक्स थी। साइड एक बार आप ए भी ले लो, एक बार डी एफ ले लो। कहने का मतलब है कि जो चारों नियम है, अगर हम इन चारों को देखेंगे ध्यान से, तो चारों के अंदर जो जो कंडीशंस है वो उनके नाम से ही पता चल रही है। जैसे पहला वाला है एस ए एस, साइड एंगल साइड, यानी दो त्रिभुजों के अंदर दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल है तो वो एस ए एस नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तीनों साइड इक्वल आ जाए तो ट्रिपल एस 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 साइड 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 नियम से वो सर्वांगसम, ठीक है। और ए एस ए एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल इक्वल आ जाए, एक साइड इक्वल आ जाए, तो आप ए एस ए नियम से कह सकते हो कि वो सर्वांगसम है। फिर आपका चौथा आ जाता है आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड नियम, जिसमें क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, एक हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा, एक कोई भी साइड और इक्वल करनी है, ठीक है। तो सर इन सर्वांग क्षमताओं से हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपको क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं और दो त्रिभुजों, इस त्रिभुज की भुजा ये है, तो इस त्रिभुज की इस भुजा का मान क्या होगा? तो आपको पता है सर्वांगसम है, तो आप इसमें से जो भी नियम लग रहा हो वो लगाकर आप साइड और एंगल निकाल करके बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये है आप लोगों के क्या दोस्तों, सर्वांग क्षमता के नियम, जो आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन था कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता है उसके 4 नियम है, चारों नियम मैंने आपको बता दिए हैं, आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। जो लास्ट बार मैंने बढ़ाया थोड़ा सा भी जो बताया ना पहले त्रिभुज का बेसिक, उसमें एक बात और याद रखना कि जब आपके समान भुजा होती है तो समान भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके कहने का मतलब है भाई देखो, ए सी भुजा बराबर है डी एफ के, यानी ए सी और डी एफ भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के सामने बना हुआ कोण बी है, इधर ई है, तो ये बी और ई एंगल 90 डिग्री नहीं भी होता तब भी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख बने हुए कोण समान होते हैं। जैसे मैं पिछले वाले त्रिभुज में आपको दिखाऊं तो देखो भाई कि अगर ये बी सी और आपके ई एफ बराबर है, तो बी सी के सामने बना हुआ कोण ए और ई एफ के सामने बना हुआ कोण डी, ये बराबर ही होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और समान कोणों के सामने की भुजाओं का जो बराबर होती है, ठीक है। मतलब समान कोण है तो सामने की भुजा समान हो जाएगी, सामने की भुजाएं बराबर है तो उनके सामने बने हुए कोण बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के वाइस वर्सा आप सही कह सकते हो। अभी तो बात किसकी हुई है, केवल ये तो सर्वांग क्षमता की, ठीक। अभी अपने सर्वांग क्षमता के बाद में एक आपके और दे रखा है समरूपता के बारे में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को पता होगा, आपके सिलेबस जो मतलब अपना सिलेबस है उसमें स्पष्ट मेंशन है सर्वांग क्षमता के बाद में क्या, समरूपता के बारे में। तो अब अपन पहले पढ़ लेंगे समरूपता के बारे में, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सर्वांग क्षमता के बाद अब हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे समरूपता। क्या डालेंगे? समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। और समरूपता का मतलब है सिमिलरिटी। समरूपता को हम क्या कहते हैं? सिमिलरिटी कहते हैं।
जैसे सर्वांग क्षमता को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस, उसी प्रकार से समरूपता को कहते हैं सिमिलरिटी। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, उसके बाद में समरूपता के नियम। तो पहली चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है वो है दोस्तों आपके क्या, तो वो है थेल का प्रमेय या थेल की प्रमेय। किसकी बात करेंगे? थेल की प्रमेय के बारे में बात करेंगे। थेल की प्रमेय इंग्लिश में आप लिख सकते हो थ्योरम ऑफ थेल। और थ्योरम ऑफ थेल क्या कहती है कि यदि अपने पास में क्या हो दोस्तों, अपने पास में मान लो ये एक त्रिभुज है। क्या है? ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हम जो है इसके मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींची जो कि समांतर है किसके? इसके बेस के, यानी ये है अपने पास, एक सेकेंड, ये है अपने पास में ए, ये है अपने पास में बी, ये है अपने पास में सी, तो ये भुजा है अपने पास डी ई। अब अगर यदि ऐसा हो जाए कि इस त्रिभुज ए बी सी में क्या हो, अगर इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर डी ई समांतर हो बी सी के, डी ई क्या हो दोस्तों? समांतर हो बी सी के, तो थेल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन में डी बी, यानी ये आधा और ये आधा, इसका रेशियो जो है वो ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। दूसरा बात इसमें कहा गया कि ये ए डी और इस पूरी भुजा ए बी का अनुपात ए ई अपॉन में पूरी भुजा ए सी के बराबर होगा। फिर तीसरा कहा गया कि ए बी का अनुपात यदि हम डी बी के साथ निकालते हैं तो वो अनुपात बराबर होगा ए सी पूरी भुजा बटे ई सी आधी भुजा के। समझ में आ गई बात? तो हम अगर इस ए बी भुजा का अनुपात निकालते हैं डी बी के साथ, तो इधर भी ए सी अपॉन में ई सी जो है उसके बराबर होगा। पहली चीज़ क्या कही? ए डी अपॉन डी बी बराबर में ए ई अपॉन ई सी। फिर दूसरी चीज़ है ए डी अपॉन में पूरी भुजा ए बी और ए ई अपॉन में पूरी भुजा ए सी बराबर होती है अनुपात में, और ए बी अपॉन में डी बी बराबर ए सी अपॉन में ई सी होता है। ये है अपने क्या? थेल की प्रमेय, जिसे हमें याद रखना है। और ये थेल की प्रमेय अपने आगे काम आने वाली है। जब हम समरूपता के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो हमारे ये कॉन्सेप्ट जो है आगे काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थेल की प्रमेय जब पूरी हुई तो थेल की प्रमेय के बाद में दूसरी चीज़ आप क्या आ जाती है दोस्तों? वो दूसरी चीज़ क्या है तो वो आप थ्योरी में लिखेंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हैं, उन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या रेखा, ठीक है, तो मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी जो भुजा होगी, जो बची हुई भुजा है, दो भुजाएं तो ऊपर यूज हो चुकी है, तो रिमेनिंग तीसरी भुजा के समानांतर यानी पैरेलल, समानांतर तथा इसके आधे के, यानी आधी हो जाएगी भुजा। तो भाई देखो, इसके समानांतर होगी और इसके आधे के
बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है इसके आधे के। समझ में आ गई बात, आधे के बराबर होता है। तो इसके अंदर भी वही त्रिभुज बनेगा, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये अपन ने त्रिभुज बना दिया और फिर इस त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, एक ये इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली अपन ने लाइन खींची, नामकरण कर देते हैं ए, ये है बी, ये है सी। इन दोनों ए बी और ए सी का मध्य बिंदु मान लो, इसका मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु है ई। क्लियर है। तो अगर ऐसा है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने पर जो हमें एक रेखाखंड प्राप्त हुआ जिसे हम कह रहे हैं डी ई, वो डी ई जो होगा वो डी ई लेंथ के अंदर ये जो आपकी बी सी भुजा है उसका आधा होगा, यानी बी सी का जो आधा होगा वो इस डी ई भुजा के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। और जो है ये आपका डी ई, ये डी ई रेखाखंड समांतर होगा बी सी के। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि आपके ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है डी ई, जिसे हम कह रहे हैं वो डी ई, और आपके जो तीसरी भुजा बची है, भाई देखो अपन ने मध्य बिंदु किस किस का ले लिया, तो मध्य बिंदु ले लिया है अपन ने ए बी का और ए सी का। तो ए बी और ए सी भुजा के अलावा जो भुजा बची वो कौन सी है, बी सी भुजा। तो इस बी सी भुजा के ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भी होगा, और ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ है डी ई, इस डी ई की अगर लेंथ पूछी जाएगी तो वो तीसरी भुजा की आधी होगी। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कहीं पर कोई डाउट होगा। क्लियर है ना आप सभी लोगों के। चलो तो बात करते हैं अब अपन आगे की तरफ। तो आगे जब अपन बढ़ते हैं तो एक तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, वो आप नोट डाउन करेंगे। तो ये है अपना तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कहता है कि त्रिभुज के किसी कोण का, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक जो होगा वो समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ये पॉइंट क्या है ये मैं भी समझा रहा हूँ, करता है। तो देखो भाई, त्रिभुज के किसी भी एक कोण का समद्विभाजक, तो पहले अपन त्रिभुज बना देते हैं ताकि अपन को थोड़ा सा फील आ जाएगा। तो मान लो ये अपने पास में है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के किसी भी एक कोण का समद्विभाजक, मान लो हम ले रहे हैं इसका समद्विभाजक, और वो समद्विभाजक है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कोण का समद्विभाजक बोला है, नीचे वाली भुजा का समद्विभाजक नहीं है कि ये और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। कोण का समद्विभाजक यानी ये जो अपने पास ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है। तो ये जो ए कोण है इसको दो बराबर भागों में कौन बांट रहा है, ये अपनी लाइन जो है ए डी, जो ये रेखाखंड है, ये ए डी रेखाखंड इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट देता है। मान लो भाई कोण ए जो है वो कितना है, थीटा, तो ये आधा एंगल ये भी कितना होगा, थीटा/2, और ये भी हो जाएगा थीटा/2। समझ में आ गई बात।
तो ये कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक उसकी सामने वाली जो दो आपके सामने वाली जो भुजा आ रही है, तो इस कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है, BC। तो इस BC को दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, यानी कि जो आपका ये BC भुजा है इस BC को किस अनुपात में बांटेगा, यानी ये जो BD और इस DC का जो अनुपात होगा वो अनुपात किस पर के बराबर होगा, तो ये तो हो जाएगा AB भुजा के बराबर और ये हो जाएगा AC के बराबर, यानी BD अपॉन में DC बराबर हो जाएगा AB अपॉन में AC। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ में आ गई बात। और ये क्या है, तो ये कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कौन है, समद्विभाजक AD है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो A का जो समद्विभाजक है वो कौन है, AD है। तो ये AD जो है इस BC भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, जिस अनुपात में ये दो भुजाएं हैं, यानी ये जो दो रिमेनिंग भुजाएं हैं ना AB और BC, AB और AC, उस अनुपात में। या आप डायरेक्ट ये याद रखो कि इस A एंगल को दो भागों में बांटने वाली भुजा कौन सी है, AD। तो BD अपॉन में DC बराबर AP अपॉन में AC होता है। समझ में आ गई बात। तो ये समरूपता के नियमों से पहले के कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। जिस प्रकार से मैंने सर्वांग क्षमता में भी पढ़ाने से पहले त्रिभुज की बेसिक जानकारी दी थी, वैसे ही सर्वांग जो समरूपता है उसे समझने से पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। पहले से आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को क्या लिखवाऊंगा, तो समरूपता के नियम लिखवाऊंगा। और समरूपता के नियम हमें उसी प्रकार से लिखने हैं जिस प्रकार से हमने लिखे हैं क्या, जिस प्रकार से हमने लिखे हैं सर्वांग क्षमता के नियम। तो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा समरूपता के नियम। क्या डालोगे हेडिंग, समरूपता के नियम, यानी रूल ऑफ सिमिलरिटी। जिस प्रकार से सर्वांग क्षमता के 4 नियम थे उसी प्रकार समरूपता के भी 4 नियम हैं। पहला नियम है ट्रिपल ए यानी ए नियम। दूसरा नियम है डबल ए यानी ए नियम। और तीसरा है आपके एस ट्रिपल एस नियम। और चौथा है आपके एस नियम। ठीक है, ये आप अब जो है इन सभी के पीछे नियम वर्ड लगाना चाहो तो नियम वर्ड लगा देना, इंग्लिश में एक्सियोम भी लिख सकते हो। तो अपना ए क्या कहता है, डबल ए क्या कहता है, ट्रिपल एस क्या कहता है, इन सब को मैं लिखवाने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं त्रिभुज बना रहा हूँ आपके सामने 2, ये एक त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ठीक है, अब इन त्रिभुजों का अपन करेंगे नामकरण। भाई इनका नाम तो देना पड़ेगा ना। तो ये है अपना ए बिंदु, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु, ये है डी बिंदु, ये है ई बिंदु, ये है एफ बिंदु। क्लियर है, तो डी ई एफ और ए बी सी। अब आप सबसे पहले किसकी बात करेंगे, तो ए नियम की अपन बात करते हैं। तो आप लिखिए ए नियम। ए नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ए नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा तीनों एंगल, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। क्लियर है, ठीक है। तथा आपको पता है मैंने अभी जस्ट एक लाइन बोली थी पहले सर्वांग क्षमता पूरा होते ही कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती है
और समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब कोण बराबर है भाई, ए कोण और डी कोण बराबर है, यानी ए के सामने की भुजा BC और डी के सामने की भुजा EF बराबर होगी। तो यहाँ से अपन एक रेशियो और लिख सकते हैं, वो रेशियो है AB अपॉन में DE बराबर होगा किसके, बराबर होगा BC अपॉन में EF के, बराबर होगा किसके, CA अपॉन में FD के। समझ में आ गई बात। तो कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के। तो AB अपॉन DE होगा, BC अपॉन EF होगा, CA अपॉन FD होगा। और अगर ये हो, ये दोनों चीज़ें हो, तो ही आप त्रिभुज ABC को समरूप त्रिभुज DEF के कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है, समरूपता का साइन है। सर्वांग क्षमता में क्या था, बराबर के ऊपर लग रहा था ये आपका साइन। अगर आपके केवल यही साइन है, बराबर का साइन हटा दिया जाए तो बन जाता है समरूपता। क्या बन जाता है दोस्तों, समरूपता बन जाता है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा बेटा। अगर किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये ट्रिपल A नियम हो गया। अब अपन बात करेंगे डबल A नियम की। तो अब किसकी बात करेंगे, AA नियम की। ट्रिपल A में हमने देखा तीनों कोण बराबर होने चाहिए, जबकि डबल A के अंदर क्या होगा, केवल एंगल A बराबर होगा एंगल D के, और इसके साथ में ही एंगल B बराबर होगा एंगल E के। ठीक है, मतलब दो ही कोण बराबर होंगे, और ये दो कोण कोई भी हो सकते हैं। और अगर ये है तब भी आप ABC को समरूप कहोगे त्रिभुज DEF के। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। भाई आपके पास में जरूरी तो नहीं है कि तीनों के तीनों कोण बराबर दे हमेशा। अगर दो कोण भी बराबर दे रखे हैं, क्या दो कोण भी अगर बराबर दे रखे हो, तब भी आप क्या कहोगे, तो दो कोण बराबर है तब भी आप ये कहोगे कि वो दोनों समरूप है। नंबर 3 आ जाता है SSS नियम। कौन सा नियम, SSS नियम आ जाता है। और ये SSS नियम क्या कहता है, तो SS नियम कहता है कि यदि AB, क्या दोस्तों, AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE बराबर है BC अपॉन में EF के, और ये बराबर है AC अपॉन में DF के। ठीक है, क्या है बात, क्या है बात दोस्तों, क्या है भाई, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, और तीसरा है अपना AC अपॉन में DF। और अगर ये है, ये हो तो भी आप त्रिभुज ABC को समरूप कहोगे त्रिभुज DEF के। क्लियर है बात, समझ में आ गई। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। भाई ट्रिपल S नियम क्या कहता है कि अगर उसके आमने सामने की भुजाओं का अनुपात, यानी देखो भाई AB का अनुपात DE से, BC का अनुपात EF से, AC का अनुपात DF से बराबर है, क्या है, बराबर है, तो आप क्या कहोगे, तब भी आप समरूप कह दोगे। नंबर 3 आ जाता है साइड एंगल साइड, SAS नियम। अब ये SAS नियम क्या कहता है, तो SAS नियम कहता है कि कोई भी एक तो कोण, हमने कोण ले लिया मान लो A, तो कोण एक तो A और D ये बराबर हो, तथा इसके साथ कोई भी दो भुजाओं का अनुपात यानी
ए बी अपॉन में डी ई बराबर हो ए सी अपॉन में डी एफ के, तो भी अगर ये दो चीज़ें भी हो भाई, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण, ये भी अगर आपके बराबर है, तब भी आप कह सकते हो कि ए बी समरूप होगा किसके, तो ए बी समरूप होगा एंगल डी ई एफ के। समझ में आ गई बात? तब भी क्या होगा, तब भी दोस्तों क्या होगा, अरे तब भी आप ये कह सकते हो कि आपका डी ई एफ और ए बी सी जो एंगल है, सॉरी त्रिभुज है दोनों, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये थे अपने समरूपता के नियम। किसकी बात करी अपन ने? समरूपताओं के नियमों की बात करी है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है बताने जा रहा हूँ, आप उन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ दोस्तों, तो अपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आप जो भी ये जो एंगल ले रहे हो और जो ये भुजाएं ले रहे हो, तो वो सेम आनी चाहिए दोनों त्रिभुज के लिए। जैसे यहाँ ए बी भुजा ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आप डी ई लोगे, यहाँ ए सी ले रहे हो तो यहाँ डी एफ ही लोगे। मतलब इसमें जो ले रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में इसमें लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ से तो एंगल ए उठा लिया और यहाँ से एंगल एफ उठा लिया, ऐसा नहीं। एक ऑर्डर में ही चलना है दोनों त्रिभुजों के अंदर। अगर आप ऑर्डर नहीं तोड़ोगे तो आप लोगों को जो है मतलब जल्दी से आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। तो अपने परेशान थोड़ी होना है, अपने तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब आपको तो ये मैंने बता दिए सर्वांग समता के नियम और त्रिभुजों की समरूपता के नियम, यानी रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस और रूल ऑफ सिमिलरिटी की अपन ने कंप्लीट डिटेल में बात कर ली। और बेसिक जो दोनों के रिलेटेड जो चीज़ें थी जो हमें आवश्यकता पड़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आप लोग जो है एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आप याद रखेंगे तो आपके काम आएंगे वो, और उन्हें आप लिख लीजिए नोट पॉइंट डाल करके। पूरे प्रॉपर तरीके से मैं नोट्स भी बनवा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो आप अब नोट डाल के पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों यानी दो सिमिलर ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी जो संगत भुजाएं होती है उन किसी भी एक संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है? तो ये कहना चाहता है कि भाई अपने पास में दो त्रिभुज है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और अगर इसका रेशियो हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ई एफ के साथ में, तो इनकी कोई भी एक भुजा, सपोज करो इसकी हमने ए बी भुजा ली, तो ए बी के संगत ही भुजा होनी चाहिए, यानी जहाँ ए बी है उसी के रेस्पेक्ट में डी ई आ रही है ना पहली भुजा, तो डी ई का अनुपात अगर हम लेते हैं तो इसके वर्गों का अनुपात यानी ए बी और डी ई के वर्गों का अनुपात जो होगा वही इसके एरिया के अनुपात भी आएगा। ये बात आपको कहना चाहते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपके आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दो समरूप
त्रिभुजों, समरूप यानी कि आपके सिमिलर, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप यानी उनके जो पेरीमीटर्स है, परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी एरिया जो होता है वो तो उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और अगर हम पेरीमीटर लिखें PR, ये शॉर्ट फॉर्म, ABC का पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अनुपात किसके बराबर होगा? तो वो इनकी कोई भी एक भुजा जो हम ले रहे हैं AB अपॉन में DE, आपकी श्रद्धा करें तो आप कोई भी संगत दो भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है AB अपॉन DE लेना है, वहाँ पर हो सकता है XYZ और किसी अदर नाम से दे दिया गया हो, तो आप ये कर सकते हो। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक तो पॉइंट क्या याद रखोगे, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, इसके अलावा समरूपता के जितने नियम हैं 4 वो याद होने चाहिए, सर्वांग समता के जो 4 नियम हैं वो पता होने चाहिए। फिर मैंने जो आपको बेसिक थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बताया, जैसे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, बाहर बने हुए कोण जो है, जो भी बहिष कोण आ रहा है उसका मान ज़्यादा ही होगा अंदर के कोणों से। फिर मैंने आपको बताया दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, वो पता होना चाहिए। फिर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला और रेखाखंड की तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधे के बराबर होती है, वो पॉइंट याद रखना। फिर अगर आपके किसी कोण का समद्विभाजक है तो उसके सामने वाली भुजा को जो है वो शेष दो जो भुजाएं बची उसके अनुपात में ही विभाजित करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं सब के माध्यम से हमारे इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस समरूपता सर्वांग क्षमता से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत आए थे, मतलब लास्ट ईयर भी है ना, जो दूसरी मैथ्स के कंपैरिजन में इससे क्वेश्चन भी इजी आए थे और अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो हमारे को तो मार्क्स चाहिए, हमें कोई ये लोगों को नहीं बताना है कि हमें जो है ये चीज़ ज़्यादा आती है और ये चीज़ कम आती है। अपना काम है अपने को मार्क्स कैसे लाएं मैथ्स के अंदर, तो उसके लिए इस टॉपिक को आप बहुत ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है बस। हाँ, इतना ही है, इसके अंदर कहीं पर भी अब जो है कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है केवल और केवल जो है आप लोगों की, किसकी दोस्तों, तो वो आपकी ज़रूरत है केवल और केवल मेहनत की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। क्योंकि सफलता कभी भी बॉडी हाइट और लुक पर निर्भर नहीं होती, सफलता कभी भी बॉडी हाइट और लुक पर निर्भर नहीं होती, यह केवल हमारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। यानी हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारा जो इंटरेस्ट कितना है, हम कितने इंटेलिजेंट्स हैं, हम अपनी जो है इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, हम कितना ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, और हम कितना जो है किसी चीज़ को सही तरीके से पहचान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, उसी से हमें सफलता मिलती है। निरंतर संघर्ष, परिणाम आपकी मेहनत, आपके बलिदान से, आपके जुनून से, आपके सब्र से, आपके ऊपर अपने खुद के ऊपर बिलीव होने से, विश्वास करने से ही हमें सफलता मिलती है। हम कितने अच्छे दिखते हैं, हमारे 6 एब्स है या नहीं है, हम जो है काले हैं या गोरे हैं, हमारे बाल बड़े हैं या छोटे हैं, या वाइट है या ब्लैक है, या भूरे हैं या लाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों समुद्र से जो है नदी कभी अपना रास्ता नहीं पूछती है कि समुद्र तेरा रास्ता बता, वो तो खुद पहाड़ों को चीर करके जो है आगे
बढ़ती है। तो नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं खाई ठोकरें तो सफलता या सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे जानोगे। इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर करेंगे समाप्त, और अगला सेशन अपन लेकर के आएंगे किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, जैसा कि हम हर टॉपिक के अंदर कर रहे हैं। और आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। बस ये प्यार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे और हम आप लोगों के साथ में जुड़ करके इसी प्रकार से आपकी सफलता के एक अभिन्न अंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को बरकरार कर रखेंगे हम भी, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोगों की सफलता में हमारा योगदान हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बस आप लोगों को जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ वगैरह आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने हैं, आपको पूरे देखने हैं। और बस इसी प्रकार ये प्यार बनाए रखना है, अच्छे प्यारे कमेंट्स करने हैं और अपना साथ बनाए रखना है। अपना प्रैक्टिस सेशन जो है कंटिन्यू आपको साथ के साथ करते चलना है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, और फिर ये टॉपिक भी अपना बहुत जल्द अब पूरा होने वाला है। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।